बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 12th की इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 16। जी हाँ बच्चों, लेसन नंबर 16 पर यहाँ पर एक पोयम दी गई है और इस पोयम का टाइटल है द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पोयम है जिसका नाम है द इंग्लिश लैंग्वेज और इसे तैयार किया है हैरी हेम्सले ने। बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि ये जो पोयम है ये इस सत्र में जो भी बच्चे क्लास 12th को अटेंड कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये लास्ट स्टोरी है या लास्ट ये पोयम है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों आपका सिलेबस जो है 30% रिड्यूस्ड कर दिया गया है और आपको पता होगा कि उसमें से 6 चैप्टर्स जो है पूरे जो है हटा दिए गए हैं और बाकी रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स हैं वो हमने तैयार करने हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट हमारे 17 और 18 नंबर का जो चैप्टर है वो भी जो है रिड्यूस्ड के अंतर्गत निकाल दिया गया है और हमारा लास्ट यानी कि ये पोयम है जिसे हम आज इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे उस वीडियो पर जिस पर हमने ये बताया है कि हमने 12th क्लास के टेक्स्ट बुक में कितने चैप्टर्स को हटा दिया गया है, ये भी हमारे चैनल पर हमने अपलोड कर रखा है। तो बच्चों, आप उस पर विजिट कर आप देख सकते हो कि कितने चैप्टर्स को इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। नेक्स्ट सेशन में बच्चों पूरी उम्मीद है कि पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, परंतु इस बार कोरोना काल के चलने के कारण ही कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है ताकि बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ मिले, क्योंकि जो उनकी क्लासेस हैं वो पूरी जो है ऑनलाइन उनकी माध्यम से उन्होंने पढ़ाई करी है। बाकी रेगुलर क्लासेस कोई स्कूलिंग पर नहीं चल पाई है ज़्यादा समय तक, इसीलिए ऐसा निर्णय शासन के द्वारा लिया गया है। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं हमारी पोयम जिसका नाम है द इंग्लिश लैंग्वेज और जिसके जो पोएट हैं वो हैं हैरी हेम्सले। बच्चों, पोयम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी पोयम का जो टाइटल है वो क्या कह रहा है। बच्चों, यहाँ पर टाइटल दिया गया है द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश आप जानते हैं यानी कि अंग्रेजी और लैंग्वेज यानी कि होता है भाषा, यानी कि हमारा जो टाइटल है इसका अर्थ हमारा होता है अंग्रेजी भाषा। तो हैरी हेम्सले ने इस पोयम के अंतर्गत हमें क्या बताना चाहा है इसका अध्ययन अब हम करते हैं। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक इंट्रो बॉक्स दिया हुआ है। इस इंट्रो बॉक्स में हमसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए हम रीड करते हैं और जानना चाहते हैं कि इसके आंसर क्या होगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, इज इंग्लिश अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, यानी कि ये प्रश्न हमें स्वयं अपने आप से करना है और इसका आंसर भी हमें स्वयं अपने आप को देना है कि क्या इंग्लिश यानी कि जो अंग्रेजी है वो एक जो है कठिन भाषा है। अब यदि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, ये हम अपने मन में से हम प्रश्न करें और इसका उत्तर जानने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स इट सो, यानी कि यदि ये कठिन है तो इसे किसने कठिन बनाया, किस कारण से ये जो है कठिन है, कैसे ये जो है कठिन होती है। यही हमसे ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हमें से हम अपने आप को देना है कि क्या अंग्रेजी जो है वाकई में एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है, कठिन भाषा है और किसने इसे ऐसा बनाया है। बच्चों, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है। यहाँ पे एक टीचर खड़े हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उनको जो है उनके आसपास खड़े हुए हैं और वहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने कितने वर्ड्स हैं, उसी पर ये जो है डिस्कशन कर रहे हैं। और बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाइज लाइन सारी पोयम को हम रीड करते हैं और रीड करने के साथ साथ इसके अर्थों को भी समझेंगे। बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज है इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश रिलेटेड ही आपको कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं लाइन बाइज लाइन। Some words have different meanings and yet they are spelled the same. A cricket is an insect. To play it, it's a game. On every hand, in every land, it's thoroughly agreed. The English language to explain is very hard indeed. यहाँ पे हमसे कवि जो हैं बता रहे हैं कि कुछ वर्ड्स यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अलग अलग जिनके जो हैं अर्थ होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी जो मीनिंग्स हैं यानी कि जो अर्थ हैं वो बहुत ही अलग अलग होते हैं और फिर भी उन्हें जो है एक समान ही लिखा जाता है। उनकी जो स्पेलिंग होती है उसे
हम एक समान ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है क्रिकेट इज एन इंसेक्ट। क्रिकेट जो है एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिकेट, और क्रिकेट जो है एक प्रकार का इंसेक्ट है यानी कि एक कीड़ा है। और टू प्ले, यदि हम खेलने की बात करें तो टू प्ले यानी कि खेलने के लिए यदि हम क्रिकेट की चर्चा कर रहे हैं तो ये एक प्रकार का गेम होता है। तो क्रिकेट एक कीड़ा भी है और क्रिकेट जो है एक प्रकार का खेल भी है। ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड, यहाँ पर बताया गया है कि हर व्यक्ति को हर देश में, हर व्यक्ति को और हर देश में इट्स थॉरोली एग्रीड यानी कि ये पूरी तरह से माना जाता है, इसको जो है पूरी तरीके से इस पर सहमति की गई है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है बहुत ही क्या है, द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज़ वेरी हार्ड इंडीड यानी कि अंग्रेजी भाषा को जो है समझाना रियल मायने में बहुत ही ज़्यादा कठिन है, यानी कि इसे समझना बहुत कठिन है। बिकॉज यहाँ पे ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स हैं विच हैव सेम स्पेलिंग, जिनका एक ही सेम स्पेलिंग है और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी एक सा है, परंतु उनको यदि हम हर वाक्य में यूज़ करें तो उसको भिन्न भिन्न तरीके से उसके जो हैं अर्थ निकाले जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कवि हमें बता रहे हैं कि इंग्लिश को रियल मायने में एक ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इसे समझना वास्तव में बहुत ही कठिन है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं सम पीपल सी दैट यू आर अ डियर येट डियर इज फार फ्रॉम चीप। यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि तुम डियर हो यानी कि यू आर अ डियर। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कहता है कि तुम डियर हो, यू आर अ डियर, मतलब कि तुम बहुत ही प्रिय हो। येट डियर इज़ फार फ्रॉम चीप, तो यहाँ पर उन्होंने डियर के भी दो मीनिंग्स हमें बताए हैं। एक डियर बताया है कि जो हमसे बहुत ज़्यादा प्रिय हो हमारे लिए, हम उसे भी डियर कहते हैं। एंड येट डियर इज फार फ्रॉम चीप, यानी कि दूसरा डियर यहाँ पे बोला गया है जो सस्ते से कहीं ज़्यादा दूर हो, यानी कि दो डियर का अर्थ यहाँ पे ये निकलता है कि एक डियर जो हमसे प्रिय है और दूसरा डियर वह यानी कि जो सस्ते से बहुत ज़्यादा दूर है। कहने का अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि जो सस्ता नहीं है, कुल मिलाकर वह बहुत ही ज़्यादा जो है महंगा है। तो यहाँ पे डियर के दो शब्द हमने जाने, एक हो गया प्रिय और दूसरा हो गया विच इज़ नॉट सो चीप, यानी कि जो सस्ता नहीं है, कहने का मतलब जो बहुत ही महंगा है। A jumper is a thing you wear, yet a jumper has to leap। आगे की लाइंस में कवि हमसे बताते हैं कि एक जंपर वह जंपर होता है जिसे जो तुम पहनते हो, यानी कि वह एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसे हम पहनते हैं। Yet a jumper has to leap, और एक जंपर को छलांग लगानी पड़ती है, यानी कि एक जंपर का अर्थ ये भी निकलता है छलांग लगाना। तो ये दो प्रकार के अर्थ यहाँ पे जंपर के हैं जिनके सेम मीनिंग, मतलब सेम इनकी स्पेलिंग भी है और उनका उच्चारण भी बिल्कुल सेम है। इट्स अ वेरी क्लियर, इट्स अ वेरी क्वेर। अब यहाँ पर कवि हमसे ये बताते हैं कि ये बहुत ही क्लियर है, यानी कि पूरी तरीके से स्पष्ट है, और ये पूरी तरीके से क्वेर मीन्स बहुत ही विचित्र है, बहुत ही डिफरेंट है। एंड प्रे हु इज टू ब्लेम, और वह बोलते हैं कि और इसके लिए दोषी आखिर कौन है, किसे हम इसके लिए इल्ज़ाम दे सकते हैं कि भाषा ऐसी है जिसकी स्पेलिंग भी सेम है और उनका उच्चारण यदि हम कहते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट उनका हम जब यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो उसका डिफरेंट डिफरेंट अर्थ निकल रहा है। फॉर डिफरेंट मीनिंग्स टू सेम वर्ड्स, तो वही वे कहते हैं कि किसे ब्लेम किया जाए, किस चीज़ के लिए, कि भाई डिफरेंट मीनिंग्स है। सम वर्ड्स की कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी जो है अर्थ अलग निकल रहे हैं, परंतु उनके उच्चारण में कोई भी अंतर नहीं है और उच्चारण के साथ साथ उनकी स्पेलिंग में भी किसी प्रकार का अंतर नहीं है। प्रोनाउंस्ड एंड स्पेल्ड द सेम, वही चीज़ यहाँ पे कवि भी बता रहे हैं कि फॉर डिफरेंट मीनिंग्स टू सेम सम वर्ड्स प्रोनाउंस्ड एंड स्पेल्ड द सेम, यानी कि ऐसे भिन्न प्रकार की मीनिंग्स रखते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे सम वर्ड्स हैं और उनकी जो प्रोनाउंस्ड हैं वो भी हम एक प्रकार से, एक ही प्रकार से होता है और साथ में उनकी स्पेलिंग भी एक ही होती है।
नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम देखते हैं अ लिटिल जर्नी इज अ ट्रिप इज व्हेन यू फॉल। यहाँ पर कवि ने हमें ट्रिप वर्ड के भी डिफरेंट मीनिंग बताए हैं, जिनकी देखने में स्पेलिंग तो बिल्कुल सेम है पर इनका अर्थ जो है अलग अलग प्रकार से निकाला गया है और स्पेलिंग के साथ साथ इनका उच्चारण भी एक है। तो यहाँ पे एक ट्रिप होती है छोटी यात्रा को एक जो जर्नी होती है जो हम घूमने फिरने के हिसाब से करते हैं वह भी एक ट्रिप होता है, और दूसरा ट्रिप होता है व्हेन यू फॉल, यानी कि जब आप जो है गिरते हो, वह भी जो है ट्रिप कहा गया है। इट्स डजेंट मीन यू हैव टू डांस व्हेनेवर यू होल्ड अ बॉल। इसका अर्थ ये नहीं होता कि तुम्हें नाचना होगा जब भी तुम एक बॉल को पकड़ो। व्हेनेवर यू होल्ड अ बॉल, इसका अर्थ ये नहीं होता कि तुम्हें जो है डांस करना होगा जब भी तुम किसी बॉल को होल्ड करो यानी कि पकड़ो। नाउ हियर इज अ थिंग दैट पजल्स मी। अब यहाँ पर कवि हमसे बताते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हमेशा कहना चाहिए जो है उलझन में डालती है। ये जो चीज़ें हैं, नाउ हियर इज़ द थिंग दैट पजल्स मी। म्यूजिशियंस ऑफ गुड टेस्ट, म्यूजिशियंस यहाँ पे बोला गया है जो संगीतज्ञ होते हैं और उनका जो अनुभव रहता है, उनका जो मिजाज रहता है, जो उनका टेस्ट होता है, विल वेरी ऑफन फ्रॉम अ बैंड आई हैव वन अराउंड माई वेस्ट। और यहाँ पर वे बताते हैं कि अक्सर जो है बैंड होता है, जैसे म्यूजिशियंस होते हैं उनका बैंड होता है, और यहाँ पे कवि बोलते हैं कि मेरा भी एक बैंड है। आई हैव वन अराउंड माई वेस्ट, यानी कि मेरे कमर के चारों ओर भी एक बैंड है। तो यहाँ पे BAND बैंड वर्ड का भी डबल मीनिंग यहाँ पर बताया गया है। एक जो कमर में बांधने वाला है, जो एक बांधने का काम कर रहा है कमर के चारों तरफ से, एक बैंड वो है, और एक म्यूजिशियन का बैंड जिसमें सारे म्यूजिशियंस होते हैं। इसी प्रकार से ट्रिप का भी यहाँ पे दो मीनिंग हमने जाना जो कवि ने हमें बताया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम देखते हैं यू स्पिन अ टॉप, गो फॉर अ स्पिन, और स्पिन अ यार्न मे बी, येट एवरी स्पिन्स अ डिफरेंट स्पिन एज यू कैन प्लेनली सी। यहाँ पर कवि हमसे बता रहे हैं कि तुम लट्टू को स्पिन करते हो, स्पिन के लिए ही जाते हो, और कभी जब तुम सूत स्पिन करते हो फिर भी हर स्पिन जो है एक अलग प्रकार का डिफरेंट स्पिन है, और जैसे कि तुम जो हो स्पष्ट रूप से देख सकते हो। नाउ हियर्स अ मोस्ट पिकुलियर थिंग्स ट्वाज टोल्ड मी एज अ जोक, अ डम मैन वुडेंट स्पीक अ वर्ड येट सीज्ड अ व्हील एंड स्पोक। यहाँ पर कवि हमें बताते हैं कि यह एक विचित्र चीज है, यानी कि नाउ हियर इज अ मोस्ट पिकुलियर थिंग्स ट्वाज टोल्ड मी एज अ जोक, अ डम मैन वुडेंट स्पीक अ वर्ड येट सीज्ड अ व्हील एंड स्पोक। यहाँ पे कवि हमसे बताते हैं कि यह मुझे मजाक के रूप में बताई गई थी। एक डम व्यक्ति जो है बोल नहीं सकता, और दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि एक शब्द फिर भी पकड़ कर रखता है पहिए और स्पोक को, यानी कि एक शब्द जो पकड़ के रखता है फिर भी एक पहिए को या फिर उसके स्पोक को। तो यहाँ पर कवि ने जो है डम वर्ड का भी डिफरेंट मीनिंग हमसे बताया है, और साथ में स्पिन के भी कई अर्थ इस पैराग्राफ के अंतर्गत कवि ने हमें बताए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। A door may often be ajar, but give the door a slam and then your nerves receive a jar and then there is a jar of jam। यहाँ पे कवि हमसे बता रहे हैं कि एक दरवाजा हो सकता है अजार, यानी कि अजार जो है एक दरवाजा हो सकता है, पर दरवाजे को जोर से यदि बंद करो तो और तुम जो है तुम्हारी नसों को लगता है एक जार, यानी कि जब हम जोर से दरवाज़ा बंद करते हैं देन योर नर्व्स रिसीव अ जार, तो वह भी नसों को जो एक जोर से एक झटका लगता है वह भी एक प्रकार का जार है। और फिर जैम का भी एक जार होता है जिस पर हम जैम को देखते हैं, जो खाने वाला जैम है जो जिस पर हम रखते हैं वो भी एक प्रकार का जार होता है। यू हैव हियर्ड ऑफ कॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स, आप सभी ने ट्रैफिक जैम के बारे में निश्चित ही आप लोगों ने सुना भी होगा। और एक जैम
जो तुम देते हो अपने अंगूठे को, तो ये होता है। एंड जेम्स यू गिव योर थम्स एंड एडर्स टू वन इज अ स्नैक। अब यहाँ पे बता रहे हैं कवि कि एडर्स भी एक सांप है, यानी कि एडर्स एक सांप है। और दूसरा एडर्स जब हम किसी सवालों को जोड़ते हैं और जोड़कर उसका जोड़ने की जो क्रिया होती है वह भी एक एडर्स होता है। तो यहाँ पे एडर्स का, जेम्स का और जार का यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग कवि ने इस पैराग्राफ के अंतर्गत हमें बताया है। लास्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं अ पुलिसमैन इज अ कॉपर, इट्स अ निक नेम इम्पोलाइट। यहाँ पे कवि हमसे बता रहे हैं कि एक पुलिस वाला कॉपर है और यह एक व्यंग नाम भी है, यानी कि यह एक यहाँ पे बताया गया है एक निक नेम भी है। यट अ कॉपर इन द किचन इज एन आर्टिकल यू लाइट, और एक वैसी वस्तु जिस पर हम खाने अपने रसोई घर में जो बर्तन होते हैं तो वह भी हमारा कॉपर होता है, एक वस्तु है। उस प्रकार से वह एक वस्तु है जिस पर हम खाने को गर्म करते हैं या खाने को रखते हैं। और on every hand in every land it's thoroughly agreed the English language to explain is very hard indeed। यहाँ पे कवि ने फिर बताया है कि यह जो है पूरी तरह से माना जाता है कि जो अंग्रेजी भाषा है उसको समझाना वास्तव में बहुत ही ज़्यादा कठिन है, यानी कि वो वास्तव में कठिन है क्योंकि ऐसे अंग्रेजी भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जिनकी सेम प्रोनाउंसिएशन है, सेम स्पेलिंग है, बट वह डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस निकलते हैं। हर वाक्य में उनका जो है अर्थ जो है अलग अलग प्रकार का निकाला जाता है। इसीलिए इंग्लिश भाषा को समझना और समझाना कठिन है, ऐसा हैरी हेम्सले ने हमें इस कविता के अंतर्गत बताया गया है और इसीलिए इस कविता का नाम भी है द इंग्लिश लैंग्वेज। तो बच्चों ये हमारी पूरी कविता थी जिसे हैरी हेम्सले ने बताया है और इसमें हर वर्ड्स के आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स बताए गए हैं, जिनकी स्पेलिंग्स जो है पूरी सेम है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम है। तो बच्चों हमें इस कविता के हर उस वर्ड्स को जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स बताए गए हैं उन वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम पर इनसे आधारित क्वेश्चंस निश्चित ही बनते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी डिफ़िकल्ट वर्ड्स और साथ ही साथ सारे प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।